2020 में OnePlus ने OnePlus Nord लॉन्च किया था और तब से ये Nord सीरीज OnePlus की सबसे पॉपुलर सीरीज बनी हुई है। लेकिन जो प्रॉब्लम इस पहले Nord में थी, आज 5 साल बाद सेम प्रॉब्लम इस वाले Nord के अंदर भी है। ये है OnePlus Nord CE5, जिसे आज 25,000 रुपए के अंदर हर कोई एक बेस्ट स्मार्टफोन कह रहा है। तो मेरे पास इस प्राइस के और भी बहुत सारे फोन है और इसे मैंने इन सबके साथ मल्टीपल टेस्ट करके देखा है, जिससे मैं आपको ये साफ साफ बता सकता हूँ कि क्या ये फोन 25,000 रुपए के अंदर एक बेस्ट फोन है या नहीं। शुरू करते हैं बैटरी के साथ, क्योंकि जैसे आपकी X के 2 चेहरे थे, वैसे इस फोन की बैटरी के भी 2 चेहरे हैं। इस चार्ट को देखो, इसमें आपको सब कुछ सही लग रहा होगा। ये फोन मुझे 12 जुलाई को डिलीवर हो गया था और तब से लगभग 1 महीने से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ और मैंने इसे रोज टेस्टिंग के लिए यूज नहीं करा। बीच में 1 हफ्ता ऐसा आया था जब मैंने इसे कंप्लीटली अपने प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज करा और मैं अपने प्राइमरी फोन को बहुत ज्यादा यूज नहीं करता। थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया, गूगल मैप चला लिया, एंड्रॉइड ऑटो चला लिया, थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, ट्विटर देख लिया, ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक वाले काम होते हैं। तो उस टाइम पर ये फोन पूरे 2 दिन तक चला था। इस फोन के अंदर 7100 mAh की लिथियम आयन बैटरी है, लेकिन नेटफ्लिक्स देखते टाइम ये थोड़ी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। फिर मैंने इसमें 4K 60 FPS की 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग करी और ये एक एक्सट्रीम रियल लाइफ टेस्ट है। उस 1 घंटे में इसने 28% बैटरी कंज्यूम करी, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा कैजुअल गेमिंग और लाइटर यूसेज में फोन बहुत अच्छा चल रहा है। तो कुल मिलाकर इसकी बैटरी का हाल कुछ ऐसा है, अगर आप इसे लाइट यूज करते हो जो 80% लोग यूज करेंगे, तो उस केस में ये बहुत ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ देगा। कई केसेस में शायद 2 दिन से भी ज्यादा चल जाए। लेकिन जहां पर आपने इस पर प्रेशर डालना शुरू करा, जैसे बाहर आउटडोर के अंदर आप लंबी लंबी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो 4K 60 FPS में, या फिर कोई भी गेम उसके एक्सट्रीम सेटिंग पर जाकर खेल रहे हो, या फिर हैवी वीडियो एडिटिंग वगैरह इसके अंदर कर रहे हो, तो उस केस के अंदर ये 7100 mAh वाली बैटरी आपके लिए 6000 mAh बैटरी की तरह ही काम करेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एक सेफेस्ट डिजाइन है। अर्गोनॉमिकली बटन सारे सही पोजीशन पर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बस इसके अंदर ना तो अलर्ट स्लाइडर मिलता है और ना ही प्लस की, जो कि OnePlus की पहचान है। 7100 mAh की लिथियम आयन बैटरी होने के बावजूद भी ये 5000 mAh लिथियम आयन बैटरी वाले फोन जितना ही मोटा है। फोन IP65 की रेटिंग के साथ आता है, बट आई एग्री कि इसमें IP68 तो एटलीस्ट होना चाहिए था, इफ नॉट 69। लेकिन अगर वो होता भी तो भी मैं आपसे यही कहता कि इसको पानी से दूर ही रखना। बाकी कनेक्टिविटी के लिए इसमें सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं जब से यूज कर रहा हूँ मुझे किसी भी तरह का कोई भी कॉल ड्रॉप इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। वाईफाई, मोबाइल डेटा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से काम करता है। फोन पीछे से देखने में चीप फील बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन अपने प्राइस से ज्यादा महंगा भी फील नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इसे सामने की तरफ घुमाते हो, ये फोन एक 25,000 से महंगे वाले फोन की फीलिंग देने लगता है। ये एक 6.77 इंच फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है। OnePlus ने बताया नहीं है कि इसके डिस्प्ले को कौन सा प्रोटेक्शन मिला है, इसीलिए इसके साथ जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है उसको बचा कर रखना, या फिर जैसे ही फोन आए वैसे ही जाकर टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना। इस OnePlus Nord CE4 की डिस्प्ले में थोड़ा सा वार्मर टोन और थोड़ी सी पिंकिश टिंट आती थी, जो कि OnePlus ने इस CE5 के साथ कंप्लीटली फिक्स कर दी है। अब कई बार आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर आप 15 से 20,000 30,000 का कोई फोन यूज कर रहे हो और आप अचानक से 1 लाख रुपए का कोई फोन यूज करने लगते हो, तो आपको बड़ा ही स्मूथ सी फीलिंग आती है कि फोन बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है, आप जो भी कर रहे हो वो इंस्टेंट हो रहा है। इस चीज को कहते हैं टच सैंपलिंग। अब ऑन पेपर, प्रेजेंटेशन या लॉन्च इवेंट में दिखाने के लिए लोग टच सैंपलिंग को 50,000 हर्ट्ज का भी दिखा सकते हैं, बट इन रियलिटी इसकी टच सैंपलिंग रेट बहुत ही अच्छी फील होती है, जिसकी वजह से फोन इंस्टेंट फील होता है। मतलब आप कुछ भी करोगे बाकियों के कंपैरिजन में ये ज्यादा फास्ट फील होता है। सेम चीज नथिंग के फोन के साथ भी मिलती है। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के नाम पे जो 5 सेकंड की बीमारी आई है वो इस फोन के अंदर भी है। इसमें तो 7100 mAh की बैटरी है यार, इसमें तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया जा सकता था। खैर, उसके अलावा डिस्प्ले के अंदर कोई कमी नहीं है। शार्पनेस, व्यूइंग एंगल, कलर रिप्रोडक्शन सब कुछ ऑन पॉइंट है। इसकी HBM ब्राइटनेस भी 1300 निट्स की है, जो कि बहुत ज्यादा है। मैं इसे हर एक सिचुएशन में यूज कर चुका हूं, मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो इसके ऑटो ब्राइटनेस सेंसर से आएगी, क्योंकि वो अच्छे से काम ही नहीं करता। देखो, मैंने यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी। अब मैं अगर रूम की लाइट बंद करता हूं तो भी ये ब्राइटनेस कम नहीं होगी। अब ये बग है या एम्बिएंट सेंसर के अंदर ही एक्चुअल में कोई दिक्कत है, वो मुझे नहीं पता। बग है तो प्लीज OnePlus इसे जल्दी से सुधार दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। रही बात स्पीकर्स की, तो इसमें सिंगल स्पीकर मिलता है। पहले अच्छी बात सुन लो, स्पीकर लाउड है, बेस है और इसमें रिचनेस काफी ज्यादा है। तो अगर आपको सिर्फ गाने सुन रहे हैं तब तो ये बेहतरीन स्पीकर है। लेकिन डुअल स्पीकर का एडवांटेज ये है कि जब आप कंटेंट देख रहे हो, सामने से अगर कोई डायलॉग बोल रहा है तो वो आवाज डिस्प्ले के अंदर से आती हुई फील होती है। लेकिन इस सिंगल स्पीकर के केस में ऐसा लगता है कि बात तो सामने से हो रही है, लेकिन आवाज लेफ्ट या राइट से आ रही है। तो स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इस प्राइस में डुअल स्पीकर होना चाहिए था। अब बारी है इसके परफॉर्मेंस की, क्योंकि अगर इसके ऑनलाइन स्पेक्स को देखो तो ये बहुत ही कमाल का दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े से अलग है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर मिलता है विद 8GB LPDDR5X रैम और 256GB की UFS 3.1 स्टोरेज। ऑन पेपर एब्सोल्युटली बीस्ट। जिनको नंबर्स देखना पसंद है, आपके लिए
AnTuTu स्कोर 1.3 मिलियन से ज्यादा आता है। ये रहा Geekbench का स्कोर और ये रहा वाइल्ड टेस्ट का स्कोर। लेकिन इसमें स्टेबिलिटी 50% ही मिल रही है। अभी मैं स्टेबिलिटी वाले पॉइंट पर भी आता हूँ, लेकिन इस प्राइस में अगर मैं प्रोसेसर्स की लिस्ट को देखूं तो ये एक बहुत अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है। अब इसके रियल लाइफ परफॉर्मेंस पे आते हैं। चाहे मैंने इसके अंदर गेम खेला हो या फिर आउटडोर के अंदर 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग करी हो, इस फोन ने एक काम भी करने से मना नहीं करा है। लेकिन हाँ, एक बात है, जब भी इस पर लोड पड़ता है ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। और जो मैंने बात बताई थी ना कि ये फोन 7100 mAh होने के बाद भी 6000 mAh वाली बैटरी जैसा ही बिहेव करता है, वो इसका रीजन यही है कि फोन हैवी लोड के ऊपर थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है। तो क्या ये डील ब्रेकर है? नहीं, Iconia 10R भी हीट होता है, लेकिन हाँ, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी ज्यादा है तो बाकी जो कंपटीशन में फोन्स है वो इससे थोड़ा कम हीट करते हैं। बाकी फोन का रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैंने 2-4 बार ही बड़े हैवी गेम्स को ही रीलोड होते हुए देखा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह तो इस पे कभी रीलोड होते ही नहीं है। और इस रैम मैनेजमेंट का क्रेडिट जाता है इसके सॉफ्टवेयर को। ये फोन OxygenOS 15 के साथ आता है जो Android 15 पर बेस्ड है, और ये सॉफ्टवेयर इस प्राइस में आने वाला सबसे स्मूथ सॉफ्टवेयर है। इस फोन को 4 साल का OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, और ये अपडेट पॉलिसी सैमसंग के अलावा इस प्राइस में दूसरा कोई फोन मैच नहीं कर पाता। और अपडेट्स के मामले में OnePlus की हिस्ट्री इतनी बुरी नहीं है। फोन के साथ आपको 4 प्रीलोड एप्स मिलेंगे जिसको आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो। एड्स आपको इस सिर्फ ग्लोबल सर्च वाले सेक्शन में मिलेगा, वो भी गूगल प्ले स्टोर वाला ही। हाँ, मार्केट प्लेस का कुछ नोटिफिकेशंस आती थी, वो मैंने इसमें बंद कर दी है। बाकी होम स्क्रीन पर ये ग्लैंस वाली दिक्कत है, इसको भी आप इजीली बंद कर सकते हो। बग्स इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। इससे ज्यादा बग्स मुझे 13S के अंदर मिल चुके हैं। वैसे इसकी बात हम बाद में ही करेंगे। इसके अलावा आजकल के सॉफ्टवेयर का मेन सेलिंग पॉइंट है AI, और OnePlus AI सच में बहुत अच्छा है। यहाँ पर गैलरी के अंदर आपको सारे AI टूल्स मिल जाते हैं, चाहे इरेज करना हो, चाहे मॉडिफाई करना हो। तो AI के गेम अगर मैं सिंपल समझाऊं तो अभी भी One UI सबसे ऊपर है, उसके बाद मेरे हिसाब से OnePlus AI ही है। एप्पल इंटेलिजेंस बिल्कुल ही घटिया है। मोटरोला के अंदर भी AI के फीचर्स हैं, बट वो उतने ज्यादा नहीं है जितना OnePlus के अंदर है, और वो उतने काम के भी नहीं है। इसका AI वॉइस स्क्राइब मेरा पर्सनल फेवरेट है। सबसे पहला तो ये किसी भी ऐप के अंदर, चाहे वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल हो, कुछ भी हो, ये वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है, प्लस उसकी ट्रांसक्रिप्शन बना सकता है। कई फोन ऐसे होते हैं जहां पर बहुत सारी डेट्स, डिटेल्स, जगह, वेन्यू, बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑटोमेटिकली आपकी सारी बात हिंदी के अंदर भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगी। उस पूरी बात का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा, और इवन ये टू डू लिस्ट भी आपके लिए बना देगा कि भाई आपको ये काम थे, इस दिन पर काम थे। अगर आप चाहो तो आपके कैलेंडर के अंदर भी डाल देगा। बाकी नॉर्मल कॉल को तो ये बिना बताए रिकॉर्ड कर ही सकता है, क्योंकि इसमें OnePlus का खुद का डायलर है। तो OnePlus अपने सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, एंड दिस सॉफ्टवेयर इन दिस फोन इज अमेजिंग। लेकिन OnePlus एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो है इसके वाइब्रेशन मोटर, क्योंकि इसके अंदर वो रोटेट करने वाला ही मोटर लगा हुआ है। इसी वजह से इसका एक्सपीरियंस बहुत ही बेसिक है। तो इतने अच्छे फोन के अंदर ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस थोड़े से चुभते हैं। वैसे चुभने से याद आया, लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैमरा, क्योंकि वो थोड़ा सा हिट एंड मिस है। OnePlus Nord CE 4 के सामने इस फोन में हर एक डिपार्टमेंट के हार्डवेयर को इंप्रूव करा गया है, एक्सेप्ट कैमरा। इसमें भी आपको सेम वही 50 मेगापिक्सल का मेन और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। अब इसका कैमरा हिट एंड मिस क्यों है, उसके लिए ये वाली फोटो देखो। जब भी सब्जेक्ट के पीछे ज्यादा लाइट है और सब्जेक्ट के ऊपर लाइट कम पड़ रही है, तो उस टाइम पर ये अपने सब्जेक्ट को हाईलाइटेड दिखाने के लिए या उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए क्या करता है, सिंपल उसका कटआउट करता है और उसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता है। इसी के चक्कर में यहाँ पर आपको इस तरह का हेलो इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये वाली प्रॉब्लम OnePlus Nord जो सबसे पहली सीरीज आई थी उसमें भी था, और आज तक OnePlus इसे फिक्स नहीं कर पाया है। इसके बाद ये वाली फोटो देखो। यहाँ पर क्योंकि लाइटिंग सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, इस वजह से इसने चेहरे की डिटेल्स को बढ़ाने की सोची, और वहां पर उसे इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि ये बहुत ही बुरा दिख रहा है। इसके कैमरा के साथ मैंने एक और चीज नोटिस करी है, जब भी आप किसी इंसान की फोटो ले रहे हो तो वहां पर ये बहुत ही डिटेल्ड फोटो लेगा इन 90% ऑफ सिचुएशंस। ये जो 10% बचे हैं वहां पर वो जरूरत से ज्यादा डिटेल ऐड कर देता है। 90% में वो जरूरत लायक डिटेल ऐड करता है, लेकिन जैसे ही फ्रेम के अंदर से इंसान हटता है तो फिर डिटेलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि शार्पनेस खत्म हो जाती है। डिटेलिंग जितना एक इंसान के होने पर रहती है, उतनी डिटेलिंग उस फोटो में नहीं रहती जिस फोटो में इंसान नहीं है। ये सारे बहुत बड़े इशू नहीं है, या फिर हर बार नहीं आते। ये सिर्फ 10% या 20% केसेस के अंदर ही आएंगे, लेकिन क्योंकि ये आते हैं इसलिए मुझे आपको बताना जरूरी था। इसके अलावा द कैमरा इज सरप्राइजिंगली अमेजिंग। जैसे इस फोटो को देखो, ये बहुत ही टफ सिचुएशन है। इस प्राइस का कोई भी फोन इस सिचुएशन में फंस सकता है, लेकिन यहाँ पर शेडोज से लेकर
हाईलाइटेड तक सारे पार्ट्स को इसने बहुत अच्छे से मेंटेन करा है। इसके अलावा कलर हो गए, डिटेलिंग हो गई, स्किन टोन हो गया, सब कुछ ये ऑन पॉइंट रखता है। इवन रात के अंदर अगर सब्जेक्ट पे अच्छी लाइट पड़ रही है तो भी बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छी फोटो आती है। बाकी हाँ, रात के अंदर आर्टिफिशियल लाइट में थोड़ा सा कलर का इशू है। जैसे ये फोटो नथिंग फोन 3NLE और ये CE5 ने। एक्चुअली मुझे आंखों से जो कलर दिख रहा था वो है जो नथिंग ने लिया है। इसने हल्का सा कलर शिफ्ट किया है, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। 2x में तो आप ये समझ लो ऑलमोस्ट लॉसलेस फोटोज ही ये लेता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर भी वैसा ही है जैसा इस प्राइस के सारे फोन्स में मिलता है। कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर मत रखना। लेकिन हाँ, फ्रंट कैमरा सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा है। आर्टिफिशियल लाइट ले लो या बाहर की लाइट ले लो, हर सिचुएशन में बहुत अच्छी डिटेल्स और बहुत अच्छे स्किन टोन्स मेंटेन करता है। वीडियो डिपार्टमेंट के अंदर भी फोन में कोई कमी नहीं है। रात में वीडियोस वगैरह बनाओगे तो नॉइज ऑब्वियसली रहेगी इस प्राइस के फोन में, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप कैमरे से ऐसे करके व्लॉगिंग करना चाहते हो तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको कई बार एकदम लो लाइट से बहुत ज्यादा लाइट में या फिर बहुत ज्यादा लाइट से लो लाइट के अंदर ले जाने की कोशिश करी है, तो उस टाइम में भी इसने बहुत ज्यादा कलर शिफ्ट नहीं दिखाया। तो मैं ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि एक टाइम था जब OnePlus का कैमरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से ओप्पो ने इसके सॉफ्टवेयर को टेक ओवर करा है तब से इसके कैमरास काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। और आज ये इफ नॉट द बेस्ट, इस प्राइस में मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये बेस्ट कैमराज है, बट ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो अब अगर हम फाइनल वर्डिक्ट पे आए कि 25,000 रुपए में क्या ये फोन बेस्ट फोन है, तो चलो एक बार कंपटीशन देख लेते हैं। अभी आपको इस प्राइस में ये सारे फोन्स मिलेंगे। तब एक काम करते हैं, एलिमिनेशन राउंड शुरू करते हैं। कैमरा की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों फोन एलिमिनेट हो जाएंगे। टॉप 3 में ये 3 बचेंगे। परफॉर्मेंस की बात जब आएगी तो वहां पर नथिंग भी हट जाएगा, सिर्फ ये दोनों फोन बचेंगे। इसके बाद अगर सॉफ्टवेयर और ब्रांड वैल्यू की बात आ गई तो iQOO भी पीछे हट जाएगा और हमारा OnePlus Nord CE5 विनर बन जाएगा। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये फोन हर किसी के लिए बेस्ट है, लेकिन 70% लोग जिन्हें ये नहीं पता कि वो अपने फोन से क्या करने वाले हैं, वो कभी कभी गेम बहुत ज़्यादा खेलने लगते हैं, कभी कभी कैमरा बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, कभी कभी रात भर वेब सीरीज देखने लग जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि आप अपने फ़ोन से मेनली क्या करते हो, उस केस के अंदर दिस इज दी बेस्ट फोन, क्योंकि ये लॉन्जेटिविटी वाइज भी बहुत अच्छा है। इसमें 4 साल के आपको OS अपडेट मिलेंगे विद AI फीचर्स जो ऑलरेडी इसके अंदर है और जो एक्चुअली काम का भी है और प्रैक्टिकल भी है। सिंगल स्पीकर और हैप्टिक मोटर ये दोनों कॉन्स हैं इसके, लेकिन उसके अलावा कोई भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप अल्ट्रा हाई प्रो मैक्स गेमर हो या फिर आप ऐसी फोटोज चाहते हो जो फोटो आ जाए उसके बाद मुझे उसमें छेड़खानी ना करनी पड़े, मुझे एडिट करनी नहीं आती फोटो, तो उस केस के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा iQOO Neo 10, नॉट 10R। लेकिन अगर बजट बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है तो iQOO Neo 10R भी आपका काम कर देगा। बट 70% लोगों के लिए दिस इज द बेस्ट फोन अंडर 25,000 रुपीज। अगर आपको ये देखना है कि Xiaomi का हाल इतना बुरा क्यों हुआ और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको वापस रिवाइव करने के, तो वो वीडियो रही, वहां पर पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।